So good evening everyone. Good evening guys. चलो let's start with your chapter number 3 which is formation of a company. मतलब अब यहाँ पर हम लोग कंपनी बनाना सीखेंगे कि अगर कंपनी बनानी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें हमारी लाइक आई वांट टू मेक पीएसबी लिमिटेड, पीएसबी बनानी है, मुझे पीएसबी लिमिटेड बनानी है या प्राइवेट लिमिटेड बनानी है, जो भी कुछ है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी बनाओ, पब्लिक कंपनी बनाओ। बात ये हो रही है कि कंपनी अगर बनानी है तो क्या स्टेजेस क्या है, कैसे कंपनी फॉर्म करें, क्वेश्चन मार्क आता है माइंड में। बस वही चीज़ों से अपन स्टार्ट करेंगे ये चैप्टर से, ठीक है। एंड एनीवेज मैंने आपको बोला है कि ये जो आपका जो सब्जेक्ट है गाइस, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब पूरा नॉलेजेबल सब्जेक्ट है कि कंपनी बनानी है तो कैसे बनेगी, कौन लोग होते हैं जो कंपनी बनाते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स किसके पास देना है, कितना रुपए लगता है, कितने मेंबर्स लगते हैं, कितने डायरेक्टर्स लगते हैं, पैसा कहाँ से आएगा, पूरा प्रोसेस, ठीक है। ओके चलो गाइस, तो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म फॉर्मेशन? फॉर्मेशन क्या होता है? कंपनी फॉर्म करना। इट मीन्स कंपनी फॉर्म करना मतलब कंपनी रजिस्टर करना, कंपनी इनकॉर्पोरेट करना, ये तीनों वर्ड एक ही है। मतलब फॉर्मेशन ऑफ कंपनी मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, कंपनी का आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे, कहाँ रजिस्ट्रेशन कराओगे, कंपनी को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, कहाँ रजिस्टर करवाना पड़ेगा, मतलब रजिस्टर में नाम लिखना है, कौन लिखेगा, रजिस्ट्रार लिखता है, तो किसके पास जाके हम लोग रजिस्टर करवाते हैं, विथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं, एकदम स्मूथली ये चैप्टर जाएगा आपका, ठीक है। एंड इसके बेसिक, आधा से ज़्यादा बेसिक तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही कवर करवा दिए थे। इज एवरीवन विथ मी? अच्छी तरह से समझ में आ रहा है? ओके तो फॉर्मेशन मतलब पहला नाम रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, कि कंपनी को रजिस्टर करवाना है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाना है, कंपनी को रजिस्टर करवाना है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है। और कौन करता है ये दोनों काम? ये काम करते हैं हमारे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। इसको शॉर्ट में मैं अब से आपको आरओसी बोलूँगी, तो आप समझ जाना, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ROC। इनफैक्ट नॉर्मल टर्म्स में भी मोस्टली हम लोग ऐसे ही बोलते हैं कि आरओसी के पास जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही टर्म्स यूज़ किए जाते हैं। बट रजिस्ट्रार तो हर एक स्टेट का अलग अलग होता है, तो आपको जिस स्टेट में कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराना है, आप उसी स्टेट के रजिस्ट्रार के पास जाओगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यू वांट टू इनकॉर्पोरेट कंपनी, आपको कंपनी बनानी है, ठीक है, कंपनी बनानी है और आपको महाराष्ट्र स्टेट में चाहिए, तो आप ROC ऑफ महाराष्ट्र के पास जाओगे, महाराष्ट्र स्टेट। देखो वापस से, इट मीन्स रजिस्टरिंग और इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी विथ ROC, इनकॉर्पोरेट करना, रजिस्टर करना किसके पास में? ROC के पास में, ROC ऑफ दैट स्टेट वेयर कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस इज टू बी लोकेटेड। जहां पे आप चाहते हो कि आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेट करना चाहिए, उस स्टेट के ROC के पास में आप जाने वाले हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब अपनी जो कंपनीज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल से बिग बाजार, बिग बाजार के तो कितने सारे ब्रांचेज हैं, यस और नो? महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है, चेन्नई में है, कोलकाता में है, दिल्ली में, हर एक जगह है। तो जहाँ पे उसका रजिस्टर्ड ऑफिस, वो बिग बाजार का जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड होगा ना, वहाँ पे वहाँ के ROC को जाके हम लोग सारे डॉक्यूमेंट्स देंगे। वहाँ के ROC में अगर हम लोग रजिस्टर्ड होंगे तो हम लोग कहलाएंगे एक रजिस्टर्ड कंपनी ना, देन वी विल बी ट्रीटेड एज अ कंपनी। ऑलराइट एवरीवन, तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके ना ऑब्जेक्टिव में मोस्टली पूछा जाता है कि ROC लेकिन कहाँ का? उसी स्टेट का जहाँ पे आपको आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस रहेगा, वहाँ पर। डन? मैम क्या ये रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है? हाँ जी, ये रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। मैम ROC कौन होता है? देखो ये रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। ROC कौन होता है? भाई ये ऐसी अथॉरिटी है एज पर कंपनीज एक्ट, जो कंपनीज एक्ट 2013 है, उसके तहत ये एक ऐसी अथॉरिटी, इनको ना अथॉरिटी दे दिया है कि भाई कभी भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, कंपनी को रजिस्टर करने का काम सिर्फ और सिर्फ आप ही संभालोगे, बस इतना सा है, ठीक है। तो कौन इनकॉर्पोरेट करता है? ROC। क्या ये रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है? हाँ जी, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। ROC कौन होता है मैम? तो ROC इट इज एन अथॉरिटी जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का काम करती है। डन एवरीवन, यहाँ तक हुआ? चलो, अब कितने स्टेजेस है फॉर्मेशन के? कंपनी को फॉर्म करना है भाई, कितने स्टेजेस है? एक स्टेज है आपका बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ प्रोमोटर्स, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ प्रोमोटर्स। मतलब प्रोमोटर्स कौन होते हैं पहले तो बताओ मुझे।
पहले तो एक नया टर्म आ गया प्रमोटर्स. हु आर दिस प्रमोटर्स? यस, एनीवन, एनी आइडिया? थोड़ा सा सोचो. जब बोला जा रहा है ना सोचने के लिए, तो सच में सोचो. प्रमोटर्स कौन होते हैं? लाइक मी एंड हरीश सर. ठीक है, मुझे और हरीश सर को ये क्वेश्चन नहीं आया था. ओके. जैसे मुझे और हरीश सर को, ठीक है, एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, एक कंपनी बनानी है, वी आर प्लानिंग. तो कितने नंबर ऑफ प्रमोटर्स हो गए? कितने नंबर ऑफ इंटरेस्टेड पर्सन्स कितने हैं जिनको कंपनी बनानी है? एक अपने आम नॉर्मल लैंग्वेज में कितने नंबर ऑफ इंटरेस्टेड पर्सन है? गाइस सिर्फ 2. ठीक है, तो अगर आप 2 प्रमोटर्स हो तो आप कौन सी कंपनी बना सकते हो? 2 प्रमोटर्स है, कम से कम 2 प्रमोटर्स है, तो आप कौन सी कंपनी बना सकते हो? प्राइवेट. क्या हम पब्लिक बना सकते हैं? ना जी. पब्लिक बनाने के लिए आपको कम से कम 7 प्रमोटर्स चाहिए. समझ रहे हो? पब्लिक कंपनी अगर बनानी है तो कम से कम 7 प्रमोटर्स चाहिए. लेकिन अगर सिर्फ हम 2 लोग हैं, मैं और हरीश सर है, तो हम प्राइवेट कंपनी ही बना पाएंगे, या फिर हम 1 पर्सन कंपनी बना सकते हैं, या फिर हम ओपीसी बना सकते हैं. बस दैट्स इट. यू ऑलरेडी नो द आंसर. ठीक है, ओके. चलो आ जाओ, अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं. प्रमोटर्स आर द पर्सन हु अंडरटेक द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी. जो ये पूरा प्रोसेस करेगा, आरओसी के पास में रजिस्टर करवाएगा डॉक्यूमेंट्स, शेयर्स परचेज करेगा. इट मे बी बाय शेयर्स गारंटी के हो सकते हैं, शेयर कैपिटल से हो सकता है. ठीक है, मतलब आप कंपनी में बी लिमिटेड बाय योर शेयर्स. अगर हम दोनों मिलके, ये है आपके हरीश सर, एंड तो अगर हम लोग एचपी कंपनी बना रहे हैं, ठीक है, एचपी कंपनी बना रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हमें सबसे पहले तो अपने आप को आरओसी के पास में रजिस्टर करवाना पड़ेगा. ठीक है, कितने डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? क्या डॉक्यूमेंट्स है? कंपनी का ये क्या रहेगा? कंपनी विल बी लिमिटेड बाय शेयर्स होगा, या गारंटी होगा, या क्या रहेगा एग्जैक्टली? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहेगी. मतलब या फिर आप बोल दो अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी रहेगा. तो ये सारी चीज़ें हम लोग एमओए में, एमओए मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है. अभी भी ये आपके सिलेबस में आया नहीं है, अभी भी अपने कंटेंट में नहीं आया. ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपको टर्म्स डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नया नया आके इंट्रोड्यूस कर रही हूँ. 2 टर्म इंट्रोड्यूस किया था, एमओए और एओए. एमओए क्या होता है? डॉक्यूमेंट कंपनी का. एंड एओए में क्या लिखा होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होता है. ये मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर में आपको थोड़ा सा बताया था. ठीक है, ओके. तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी कोई सबमिट करेगा ना, ऑब्वियसली वी आर द प्रमोटर्स. सिर्फ हरीश सर एंड मैं ही हूँ यहाँ पे, तो हमें ही ये सब डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा. हमें ही जो आरओसी की कुछ फीस होगी, कुछ वो हमसे पैसा लेगा, या मान लो वो हमसे और फर्दर इन्फॉर्मेशन मांगता है कि आप लोग क्या काम करने वाले हो, व्हाट आर योर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, आपकी कंपनी का नाम क्या रहेगा, कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है, कितना कैपिटल है, कितना पैसा रहेगा आपकी कंपनी के पास में. ये सारी चीज़ें कौन देगा? इनको हम लोग देंगे. तो वी टू आर द प्रमोटर्स. मतलब जो कंपनी के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, कंपनी के जो प्रोसेस है फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी जो अंडरटेक करता है. ये चीज़ समझ में आएगा? हु अंडरटेक्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, मतलब कंपनी के फॉर्मेशन में जो हिस्सेदारी रखता है वो हो गए आपके प्रमोटर्स. दैट्स इट गाइस. ठीक है, नाउ एज पर सेक्शन 3 बोलता है ऐसा. अब सेक्शन 3 में हम याद करना है नहीं, ज़रूरत नहीं है. आप सिर्फ ऐसे लिखो. आप फिर नोट्स में आपने क्यों दिए? रीज़न बीइंग, जब आप 12th के बाद जाओगे ना, ठीक है, आफ्टर 12th में भी बहुत ज़्यादा सेक्शन नहीं, 3-4 सेक्शन, 5-6 सेक्शन में आपको कुछ लर्न करवाने वाली हूँ. बट उसके बाद में धीरे धीरे आपको, अगर आप कंपनी रैक पढ़ रहे हो तो आपको सेक्शन पढ़ना ही है. ठीक है, तो अभी से थोड़ा यूज टू रहोगे कि सेक्शन क्या है. वो एक्ट में वो पर्टिकुलर सेक्शन 3 है, उस सेक्शन 3 में लिखा है कि प्रमोटर्स क्या होता है. ये समझ में आ रहा है? वो सेक्शन 3 में लिखा है कि कितने प्रमोटर्स है तो कौन सी कंपनी आप बना सकते हो. तो सेक्शन 3 में लिखा है. याद होता है बोलते बोलते तो ठीक है, एग्जाम में लिख कर आइयो. अगर नहीं याद होता है, ठीक है, इफ़ यू गॉट पैनिक, मतलब अगर आप कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है एग्जाम में कि कई बार अपन को चीज़ें याद नहीं आती है, तो आप क्या लिखोगे? एज पर द प्रिस्क्राइब्ड सेक्शन, या एज पर द रेलिवेंट सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, वो भी चलेगा. ठीक है, सेक्शन याद होता है तो ठीक है, नहीं होता तो भी लोड मत लो. हाँ, क्या चीज़ें ज़रूरी है वो मैं बताती हूँ.
तो एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ प्रमोटर्स के बेसिस पे आप कंपनी फॉर्म कर सकते हो। अगर 2 रहेंगे तो प्राइवेट, 1 है तो 1 पर्सन कंपनी, ठीक है, ओपीसी 1 पर्सन कंपनी। और अगर 7 है, कम से कम 7 लोग है, तो आप डायरेक्टली पब्लिक कंपनी बना सकते हो। सिंपल है। यस एवरीवन, यहाँ तक क्लियर? पक्का? ओके। अच्छा, नाउ बेस्ड ऑन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी, ये भी अपन ने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस कर लिया है। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब जिसकी कंपनी, ऐसी कंपनी जिसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है बाय शेयर्स, ठीक है, द कंपनी हुज लाइबिलिटी इज लिमिटेड बाय शेयर्स। फिर एक है गारंटी दे रहे हो आप, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। एक ऐसी कंपनी है जिसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी। मुझे एक बात बताओ यार, आपने चैप्टर नंबर 2 में पूरा चैनल देखा कि सोल ट्रेडिंग होता है, लेकिन उसकी लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है, घर बार बेच के भी पैसा भरना पड़ता है, ठीक है। एचयूएफ में भी वही चीज़ थी। उसके बाद में पार्टनरशिप फर्म, अगेन सेम चीज़। फिर आते हैं आपकी एलएलपी, फिर आती है आपकी जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो जैसे ही हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी में है ना, तब जाके हमें राहत मिली कि येस नाउ वी आर लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। मतलब हम अब जो हमारी लाइबिलिटी है ना वो लिमिटेड है। इसका मतलब क्या हुआ? लाइबिलिटी लिमिटेड है मतलब, लाइबिलिटी लिमिटेड है मतलब कि अब घर बार बेच के पैसा नहीं भरना पड़ेगा सामने वाले को, ठीक है। जो भी क्रेडिटर्स है, जिनको भी पैसा देना है, उनको घर बार बेच के नहीं देना है। तो ये रीजन था कि मैंने और हरीश सर ने सोचा कि यार कंपनी बनाई जाए, ठीक है। नाउ कंपनी बनाई जाए, ठीक है, बट पैसा आरओसी आपको पूछता है कि कितना कैपिटल है, तो आप उनको बोल रहे हो कि भाई माय कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स। ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ना, हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, हमारी कंपनी के पास में जितना भी पैसा है वो लिमिटेड है बाय शेयर्स। मैम मतलब फॉर एग्जाम्पल हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि भाई 50-50 हज़ार रुपये हम लोग लगाने वाले हैं, तो टोटल कैपिटल कितना हो गया? 1 लाख। बस इतनी ही हमारी लाइबिलिटी है। अगर मान लो मैंने अभी तक 25,000 मैंने भर दिए, तो मेरी अब लाइबिलिटी से बचे हुए 25,000 की ही है। और अगर हरीश सर ने 30,000 भर दिए हैं, तो उनकी अब लाइबिलिटी सिर्फ 20,000 तक की ही है। बस इतना ही मतलब है, ठीक है। जो भी कैपिटल का अमाउंट है वो लिमिट कर दिया है। अच्छा, ये भी अपन ने अच्छे से डिटेल में देखा था। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। इन दिस कंपनी कैपिटल इज लिमिटेड, कैपिटल इज कलेक्टेड बाय इशूइंग शेयर्स। कैपिटल, पैसा कैसे कलेक्ट किया जाता है? पैसा कलेक्ट करेंगे बाय इशूइंग शेयर्स। हम एक तरफ से आपको शेयर्स देंगे और हम लोग पब्लिक से पैसा लेंगे, ठीक है। एंड द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड पार्ट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। मतलब अगर 10 रुपये का शेयर है, ये मैंने आपको टोटल अमाउंट बताई, ठीक है, टोटल अमाउंट बताइए। मान लो इसी अगर एग्जाम्पल को मैंने आपको कंटिन्यू करना है, इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स से कि 50,000 हमने डिसाइड कर लिया कि भाई कंपनी बनानी है, ओके। एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपये। तो डिवाइडेड बाय 10 करो, कितने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदने हैं? मुझे खरीदने पड़ेंगे 5,000 शेयर्स, डिवाइडेड बाय 10 करो, ठीक है। ये पैसा है, और हरीश सर को भी खरीदने पड़ेंगे 5,000 शेयर्स, ठीक है जी। नाउ अगर इस शेयर्स पे 5,000 शेयर्स पे आपने दोनों को 5,000 शेयर्स है, ठीक है। अगर हरीश सर ने लेट से ये जो 10 रुपये फेस वैल्यू है इसका हरीश सर ने लेट से 8 रुपये दे दिया, तो अब उनको कितना देना है? 8 रुपये दे दिया है, मतलब मैम 5,000 इंटू 8, ठीक है, मतलब 40,000 रुपीज उन्होंने दे दिया है। तो अब उनको रिमेनिंग कितना देना बचा है? बोलो, अब उनको कितना पैसा देना बाकी है? सिर्फ और सिर्फ 2 रुपये। अगर पर शेयर के बेसिस पे बोल रहे हो तो 2 रुपये, अदरवाइज 2 इंटू 5,000। आपके पास कितने शेयर्स है? हरीश सर के पास में शेयर्स कितने थे? 5,000 शेयर्स है, इंटू 2 रुपीज 10,000 रुपीज। 40,000 दे दिया है, 10,000 देना बाकी है, ठीक है।
या फिर आप ऐसा बोल लो 2 रुपये, जैसा बोलोगे दोनों चीज़ें ही सही है, बोथ आर करेक्ट। 2 रुपये बोल रहे हो, 2 रुपये देना बाकी है तो भी एकदम सही है। 10,000 रुपये देना बाकी बोल रहे हो तो भी एकदम सही है। यहाँ पे आप रुपीस के टर्म्स में बात कर रहे हो, टोटल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल अमाउंट के बेसिस पे बात कर रहे हो, यहाँ पे आप पर शेयर के बेसिस पे बात कर रहे हो। ये दोनों चीजें क्लियर हुआ क्या एवरी वन ऑफ यू? ये चीजें क्लियर हुई है? यस अदिति, पक्का? ठीक है, तो वही चीज है। इन दिस कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या लिखोगे? ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप, अगर आपको सेकंड चैप्टर अच्छे से याद है तो, ठीक है। बट फिर भी यहाँ पे आपको वापस से बताया कि अनपेड पार्ट क्या होता है, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। मतलब 10 रुपए में अगर 8 रुपए आ गए हैं तो कितना रुपए अनपेड है? 2 रुपए, वो हम लोग पेमेंट करेंगे बस। ओके, नाउ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये क्या होती है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी गाइस, ये क्या होता है? ये जो कंपनी है यहाँ पे हम ये बताएंगे कि भाई या तो कंपनी बंद हो, ठीक है, जब भी कंपनी बंद होने वाली है तो हम इतना इतना पैसा देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे, हम इतना पैसे देने की गारंटी कर रहे हैं। बस वही लिखना है यहाँ पे आपको कि इन दिस कंपनी इट्स मेंबर्स हैव गारंटीड, मेंबर्स मतलब यहाँ पे मैंने और हरीश सर ने गारंटी दी है टू कंट्रीब्यूट सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ईदर एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, या तो कंपनी जब वाइंडिंग अप, क्या होता है गाइस? वाइंडिंग अप मतलब एक ऐसी सिचुएशन है जब कंपनी को बंद करने की नौबत आती है कि अब कंपनी नहीं चल सकती। और वो सिचुएशन कौन सी है कि कब कंपनी को बंद करना पड़ेगा? व्हेन योर लाइबिलिटीज आर मोर देन असेट्स, व्हेन यू डोंट हैव मनी टू रीपे योर क्रेडिटर्स। जब आपके पास में पैसा ही नहीं है कि आप अपने जो क्रेडिटर्स है, जिन जिन से तुमने पैसा लिया है, चाहे आप बैंक से लो, चाहे आपने किसी से रॉ मटेरियल खरीदा है, देखो रॉ मटेरियल खरीदा है, पैसा देना बाकी है, वो बंदा कौन हुआ? क्रेडिटर्स हुआ, ठीक है नन। तो व्हेन योर लाइबिलिटीज आर मोर देन असेट, अब क्रेडिटर्स क्या है, कहाँ आता है? लाइबिलिटी साइड में ही आता है। तो कहना है से लाइबिलिटी इज मोर देन योर असेट्स नन। चलो, तो ये ऐसी सिचुएशन को क्या बोलोगे आप? वाइंडिंग अप बोलोगे कि जब कंपनी चल ही नहीं सकती है, कोई ऑप्शन नहीं है, लास्ट रिजॉर्ट है वाइंडिंग अप, ठीक है। तो इन दिस केस, इन दिस कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में बोल रहे हैं आप कि इट्स मेंबर्स हैव गारंटीड, यहाँ पे हरीश सर, प्रीति मैडम ने कुछ पैसे की गारंटी दी है कि भाई दोनों लाख लाख रुपए देने वाले हैं टू कंट्रीब्यूट सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, इट कैन बी एनी अमाउंट। दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जरूरी नहीं दोनों का सेम सेम होना चाहिए ना, कहीं नहीं लिखा है। वो मेन डॉक्यूमेंट जो होगा ना कंपनी का एमओए, वहां पे लिखा होगा ये सारी चीजें, ठीक है। ईदर एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, या तो वाइंडिंग अप के टाइम पे, या फिर और टूवर्ड द कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, या वाइंडिंग अप करने में, कंपनी को बंद करने में जितना खर्चा लगा है। कंपनी बनी है, वो याद आ रहा है? कंपनी बनी है कानून से, तो कंपनी बंद भी होगी कानून से। यस एवरीवन, फीचर्स ऑफ कंपनी में कॉर्पोरेट विल, परपेचुअल सक्सेशन, सारे पॉइंट्स वही रिलेट कर रहे थे, याद आ रहा है? हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? हमने गारंटी दी कि जब कंपनी बंद होगी तब हम इतना इतना अमाउंट देंगे, या फिर जितना कंपनी को बंद करने का खर्चा लगा है हम लोग उतना देंगे, ठीक है। ओके, नाउ थर्ड वन इज योर अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। मतलब यहाँ पे ये ऐसी कंपनी है जहाँ पे तुम्हारी जो कंपनी की लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, मेंबर्स मतलब या तो शेयर होल्डर या फिर प्रमोटर्स, और जो प्रमोटर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स भी तो होते ही है ना। अभी हमने भी तो कंपनी में कुछ पैसा डाला ही है, तो कैन आई से कि वी आर शेयर होल्डर्स, कैन आई से वी आर मेंबर्स ऑल्सो। सोच समझ के बोलना, सोच समझ के बोलना। वापस से देखो, मुझे और हरीश सर को कंपनी बनानी थी, ठीक है, कंपनी फॉर्म करनी थी। तो हमने क्या डिसाइड किया कि ठीक है दोनों 50-50 हज़ार रुपये डालते हैं, और उसके बदले में कंपनी अपन को कुछ नॉमिनल जो भी शेयर्स है 5-5 हज़ार शेयर्स मिले हमें। तो कहना है सी वी आर मेंबर्स ऑल्सो। ये समझ में आ रहा है? तो बस कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि कब क्या लिखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। एक्चुअली ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी इज अनलिमिटेड, दैट इज मेंबर्स आर लायबल। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब डायरेक्टली वो तुम्हारा किराना शॉप वाला एग्जांपल याद कर लेना, डायरेक्टली तुम्हारे सोल ट्रेडिंग कंसर्न में चले जाना। फर्स्ट जो टाइप था हमारा कि उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, मतलब
घर बार बेच के, ये घड़ी भी बेच के आपको पैसा सामने वाले को देना पड़ेगा। तो मेंबर्स आर लाइबल टू द होल अमाउंट ऑफ कंपनीज डेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, जो मेंबर्स है पूरा जितना भी कुछ देना है वो मेंबर्स को देना ही पड़ेगा। ठीक है, बस दैट्स इट गाइस। तो हियर वी हैड फिनिश योर स्टेजेस ऑफ, स्टेजेस की फॉर्मेशन में क्या स्टेजेस होते हैं, इट्स बेस्ड ऑन योर नंबर ऑफ प्रमोटर्स कि कंपनी कैसे फॉर्म हो रही है। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ कंपनी। ठीक है, कंपनी के कितने टाइप्स हैं, एक है कि कंपनी आप फॉर्म कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ प्रमोटर्स, अगर एक है तो ओपीसी, दो है तो प्राइवेट, 7 है तो 3 नहीं है, 7 है तो पब्लिक कंपनी, बड़ी कंपनी, पब्लिक कंपनी कम से कम 7 लोग चाहिए। एंड बेस्ड ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड, लिमिटेड, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड, अनलिमिटेड यहां पे आ गया। डन एवरी वन ऑफ यू। ठीक है, ये तो सिर्फ टाइप्स ऑफ कंपनी हुआ गाइस, ये सिर्फ, या फिर ना यहाँ पे अभी हेडिंग में चेंज करके लिख देती हूँ टाइप्स ऑफ कंपनी, टाइप्स। ठीक है, अच्छा लेट्स से एग्जाम में सिर्फ यही वाला पार्ट पूछा है तो भी ये डायग्राम बना के आएंगे, अगर सिर्फ प्रमोटर पूछा है तो भी पूरा डायग्राम बना के आओगे। ठीक है, ओके चलो, बस थोड़ा सा और पॉइंट्स है, कुछ कंडीशन दिए हुए हैं कंपनी एक्ट 2013 में कि अगर आपको कंपनी फॉर्म करनी है ना तो कुछ कंडीशन है भाई, वो कंडीशन फॉलो करना है। वो कंडीशन कहाँ दिए, सेक्शन 3 में दिए। कौन कौन से कंडीशन है कि जब तुम कंपनी फॉर्म कर रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारा जो पर्पस है कंपनी बनाने का वो वैलिड होना चाहिए, एक लॉफुल पर्पस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कंपनी बनाई है बस सब क्या बोलोगे, सब कुछ इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं वहां पे लाके, कुछ भी इलीगल चीजें नहीं होनी चाहिए, सब लॉफुल पर्पस होना चाहिए। नहीं नहीं डियर, नहीं, सेक्शंस वगैरह कुछ भी करने की जरूरत नहीं, अगर हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं होते हैं देन लीव इट। ठीक है, फिर आप क्या लिखोगे, एज पर प्रिस्क्राइब्ड सेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, यहाँ पे लिखो एज पर प्रिस्क्राइब्ड सेक्शन, जो भी सेक्शन वहां पे कंपनी एक्ट 2013 में जो भी सेक्शन प्रिस्क्राइब किया है उसके हिसाब से, इट हैज स्टेटेड फॉलोइंग कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। पहला क्या है, अभी आप खुद सोचो ना यार, आप कंपनी बना रहे हो, रोनाल कंपनी बना रही है, ठीक है, कुछ इलीगल कामों के लिए कर सकती है क्या, इधर का पैसा उधर चालू चलेगा, तुरंत बंद हो जाएगी तेरी कंपनी। तो सिर्फ लॉफुल पर्पस होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अगर कंपनी बना रहे हो तो ऑब्वियसली लोग लगेंगे, आपको प्रमोटर्स चाहिए, एक प्रमोटर है तो आप ओपीसी बना लो, 2 प्रमोटर है तो आप प्राइवेट कंपनी बना लो, और अगर 7 है तो आप कम से कम 7 चाहिए अगर आपको पब्लिक कंपनी बनानी है तो। ये भी क्लियर हो गया। सारे प्रमोटर्स ने अपना नाम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंपनी का, उसमें देना है। All promoters must subscribe their names to the MOA, MOA, Memorandum of Association। ठीक है, the promoters must comply। अच्छा उसके बाद में क्या करना है, कंपनी बनाई है, कंपनी एक्ट 2013 तो फॉलो करना ही पड़ेगा बॉस, सिंपल सा तो पार्ट है। देखो कंपनी बनाई है, सबसे पहले क्या बोल रहा है सेक्शन 3 तुम्हारा, क्या बोलता है, क्या कंडीशन दे रहा है, बहुत सिंपल है, सेक्शन भी नंबर भी याद हो जाता है। क्या बोल रहा है, सबसे पहला कंडीशन, कंपनी बना रहे हो ना, लॉफुल पर्पस होना चाहिए। अच्छा कौन सी कंपनी बना रहे हो, तो एक आदमी हो तुम, एक ही प्रमोटर हो तो ओपीसी बना लो, 2 है तो भाई प्राइवेट बना ले, अगर 7 या 7 से ज़्यादा है तो आप बना लो पब्लिक कंपनी, क्या हद करता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद में जिन जिन लोगों ने कंपनी बनाई है उनका नाम तुम्हारे कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट में आना चाहिए। ठीक है, दैट इज योर एमओए। एंड कंपनी बनाई है तो ऑब्वियसली अब आपको कंपनी एक्ट 2013 को फॉलो भी करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, क्योंकि आप अपने कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर लिया। सिर्फ 4 कंडीशन है। इज इट वेरी सिंपल, बहुत सिंपल वे से लर्न हुआ। कंपनी बनाई है, कानूनन लॉफुल पर्पस से ही होनी चाहिए। कितने लोग बना रहे हैं कंपनी ये बताओ। ठीक है, 1 तो ओपीसी, 2 तो प्राइवेट, एंड मोर देन मतलब मिनिमम 7 है, 7 लोग है तो आप पब्लिक कंपनी बना सकते हो। ओके, उसके बाद में जो जो कंपनी बना रहे हैं उनका नाम एमओए में होना चाहिए। डन। एंड कंपनी बनाई है तो कंपनी एक्ट 2013 फॉलो भी करना पड़ेगा। खत्म।
ठीक है, दीज आर योर स्टेजेस, ये है आपके स्टेजेस जो अपन ये कल अच्छी तरह से करेंगे, डिटेल में करने वाले हैं। दीज आर योर स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, कि ये स्टेज है। सबसे पहले तो कंपनी को प्रमोशन करो। प्रमोशन कौन करता है? प्रमोटर्स करते हैं। प्रमोटर का काम होता है कि कंपनी को भाई आगे प्रमोट करो। फिर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है। कौन इनकॉर्पोरेट करके देगा? आरओसी। एंड बाद में कंपनी कमेंस होगी। कमेंस होगी मतलब यहाँ पे कंपनी अपनी बिजनेस एक्टिविटीज स्टार्ट कर देगी। एक बार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गया, एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, मैम कैसे पता चलेगा इनकॉर्पोरेट हो गई? आरओसी ने अपने रजिस्टर में नाम लिख लिया? नहीं, आरओसी आपको प्रूफ देता है, एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है। ये कल डिटेल में करेंगे, बट अभी सिर्फ थोड़ा सा सुन के लो, कल का मैं थोड़ा सा आपका काम हल्का कर रही हूँ, ठीक है। आरओसी क्या करेगा? वो आपको एक सर्टिफिकेट देगा ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यहाँ इसमें लिखा होगा कि तुम्हारी कंपनी कब बनी है, किस दिन तुम्हारी कंपनी बनी है, और फिर उस दिन के बाद से आप सारी चीज़ें, अदरवाइज आप क्या बोल सकते हो, क्या होता है पता है क्यों ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है? लेट्स से बहुत सारे ये होते हैं, पता है, झोलझाल होते हैं। जैसे अगर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आरओसी ना देना तो आप क्या बोलोगे पता है? इस साल की इनकम को आप, मतलब ये साल अगर टैक्स प्लानिंग कर लोगे, टैक्स प्लानिंग मतलब क्या, लेट्स से तुम्हारी ये साल इनकम हो रही है कुछ 50 लाख रुपए, तो तुम बोलोगे नहीं नहीं ठीक है, तुम्हारी ये इनकम कब की है? इस साल की है। बट तुम क्या बोलोगे? नहीं नहीं, मेरी कंपनी तो पिछले साल ही इनकॉर्पोरेट हो गई थी, 2 साल की, आधी आधी इनकम है, तो मैं टैक्स में नहीं हूँ, ऐसे बोलोगे आप। समझ में आ रहा है? बट ना, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुए कैसे मालूम पड़ेगा भाई? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से। वहाँ पे डेट दिया रहता है, क्या काम करोगे, सब चीज़ें दिया रहता है, ठीक है। करेंगे, डिटेल में करेंगे जब आएगा अपन, ठीक है। ओके, तो दैट्स इट गाइस। ये स्टेजेस अच्छे से करेंगे अपन कल। तो आई होप आप सभी को ये कंटेंट अच्छे से समझ में आया कि भाई कंपनी को फॉर्म करना है तो कौन करता है? रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, वो क्या करके देगा अपन को? वो रजिस्टर करके देगा, या इनकॉर्पोरेट करेगा कंपनी का, या कंपनी का फॉर्मेशन नहीं। ये तीनों वर्ड एक ही है। जिस स्टेट में इनकॉर्पोरेट करना है, जिस स्टेट में तुम्हारी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएट करोगे आप, रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब हेड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब मेन ऑफिस। गाइस बहुत सारे ब्रांचेस है, बट हेड ऑफिस भी कुछ होता है ना, कि सारी जो मेन डिसीजन है, मेन जो वर्किंग है वो यहीं पे होगा, बाकी सारे ब्रांचेस हैं। तो जहाँ पे तुम्हारी कंपनी का हेड ऑफिस है ना, वो हेड ऑफिस जो जिस प्लेस में है, उसी प्लेस के रजिस्ट्रार को अपन जाके वहीं पे ही हम लोग हमारे कंपनी को रजिस्टर करवाएंगे, ठीक है। तो ये एक चीज़ ध्यान रखना, दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो आपको फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। उसके बाद अपन ने क्या देखा आज कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? हाँ जी कंपलसरी है। अच्छा, उसके बाद में आरओसी कौन होता है? तो ये ऐसी अथॉरिटी जो कंपनीज एक्ट डील करती है, ठीक है, जो कंपनीज एक्ट ने ये अथॉरिटी दी है कि जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकती है। ओके, फिर टाइप्स ऑफ कंपनी, मतलब अगर आपको कंपनी बनानी है तो आप ऑन द बेसिस ऑफ प्रोमोटर बना सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। एंड प्लीज डायग्राम बना के आइयो, ठीक है। इससे आपके जो मार्क्स है ना उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा। डन। एंड उसके बाद में अपन ने कंडीशन देखे, कंडीशन क्या थे? लॉफुल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। उसके बाद में कितने लोग हैं? प्रमोटर्स 7, 2, 1 के हिसाब से वो 7, 2, 1 कर लोगे, या 1, 2, 7, 7, 2, 1 जैसा बोलना बोलो, ठीक है। उसके बाद में सारे प्रमोटर्स का नाम होना चाहिए एमओए में। एंड उसके बाद में अपन एक बार कंपनी बन गई तो कंपनी एक्ट 2013 फॉलो करना जरूरी है बॉस। डन एवरीबॉडी, यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक हुआ अच्छे से? पक्का? ओके ओके, तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए अलविदा। यस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।